आज आधार से संबंधित सर्विसेज जो कि हमारे बीएलई भाइयों के माध्यम से सीएससी डिलीवर करता है, स्पेशली यूसीएल पे बात करेंगे कि यूसीएल के माध्यम से हम क्या क्या सर्विसेज देते हैं और यूसीएल सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के दौरान हमको कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना होता है, जिससे कि हमें जो है, चूंकि ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है जिसपे कि कुछ बेसिक कंप्लायंस भी है जिसको हमें ध्यान में रखना है, जिस वजह से जाने अनजाने में हमसे जो गलतियां हो जाती हैं तो अननेसेसरी हमारा काम बाधित ना हो। और अब चूंकि यूआईडीआई ने कुछ अपने क्लॉजेस बनाए हुए हैं, एज पर क्लॉज वो पेनलाइज भी करते हैं, साथ में आईडी भी सस्पेंड होती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम सेशन में पुनः आप लोगों के बीच में लेके आए हैं और कुछ एक अपडेट्स भी हैं। तो सभी बीएलई भाइयों से अनुरोध रहेगा कि जो भी इस फेसबुक लाइव सेशन को देख रहे हैं वो इसको ध्यानपूर्वक सुने और कैसे आप अपने जो यूसीएल की सर्विस के माध्यम से अपने यहाँ पे सेंटर पे फुटफॉल बढ़ा सकते हैं, तो उस पर भी हम लोग थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यूसीएल सर्विसेज जो है, जैसा कि सभी बीएलई भाई को पता ही है, जो काम कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा, जो नहीं काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कि हम लोग यूसीएल के माध्यम से जो हमारे बीएलई भाई हैं वो आधार में मोबाइल नंबर, एड्रेस, मेल आईडी के साथ साथ डॉक्यूमेंट अपडेट, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपडेट भी अभी यूआईडीआई पिछले 1 साल से लगभग इस पे फोकस कर रहा है। जितने भी आधार धारक जिनके आधार कार्ड बने हुए 10 साल या 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो ऐसे सभी आधार धारकों को अपने आधार में दोबारा से जो उनकी पीओए हैं, आईडी एड्रेस प्रूफ, उनको अपडेट कराने की जरूरत है। तो ये सभी सर्विसेज हम लोग अपने यूसीएल सॉफ्टवेयर के माध्यम से देते हैं, जो कि हमारे बीएलई भाई काम करते हैं। बेसिक चीजें हैं कुछ जो कि हमें ध्यान रखनी होती हैं। जो यूआईडीआई, चूंकि यूआईडीआई के साथ में सीएससी पैरेलल काम कर रहा है, यूआईडीआई ने हमने ये सर्विस दी हुई है, जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, मतलब जो उनकी बताई हुई गाइडलाइंस हैं, उनके बियॉन्ड ही हमको काम करना है। ऐसा नहीं है कि जो गाइडलाइंस बताई हुई है अगर उसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमारी जो एज पर क्लॉज आईडी सस्पेंशन या फिर पेनलाइज करने का जो क्लॉजेस बने हुए हैं वो हमारे साथ में हो सकता है। तो हमें यूआईडी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए काम करेंगे। कोई भी किसी भी तरह के जो निर्धारित शुल्क है उसके अलावा कोई एडिशनल चार्ज नहीं लेना होता है। जो अपडेट के चार्जेस हैं, प्रिंटिंग के चार्जेस हैं, निर्धारित शुल्क अभी आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे भी कि क्या चार्जेस हैं, तो वही चार्जेस हमें रेजिडेंट से लेने होते हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति को जिस पे हम स्पेशली आधार से संबंधित काम कर रहे हैं, जिस पे हमारा यूसीएल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, ऐसे ही जो बैंकिंग टीम है हमारी, वो बैंकिंग टीम बताती है कि भाई बैंकिंग का काम जिस पे कर रहे हो आप, वो रिमोट पे किसी भी अननोन पर्सन को नहीं देना है। ठीक है, अगर सीएससी का कोई एम्प्लॉई स्पेशली जो उससे एक्सपर्टाइज हैं, जो कि मतलब जैसे बैंकिंग टीम है तो बैंकिंग टीम में हमारे फाइनेंस इंडिविजुअल जो देखते हैं ऑफिसर्स वो हैं, या जैसे आधार में है तो आधार में हमारी जो टीम है हम लोग हैं। तो इसके अलावा कोई अगर बाहर का कोई एडिशनल व्यक्ति आपको इंसिस्ट करता है कि अपना रिमोट पे सिस्टम दे दो, तो ऐसे अनजान व्यक्ति को आपको कभी भी अपना सिस्टम रिमोट पर नहीं देना है। उससे क्या होगा, हो सकता है कि वो आपके सिस्टम में जो कुछ एक फाइल्स हैं जिसके यहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो वो फाइल को कॉपी कर सकता है या आपके सिस्टम में किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ कर सकता है। इसलिए आपको किसी भी अननोन पर्सन को वो अपना सिस्टम रिमोट पर नहीं देना है। आप लोग जब काम करते हो तो काम करने के दौरान जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेते हैं हम आधार अपडेट करने में, तो वो डॉक्यूमेंट जो भी रेजिडेंट लेके आता है उसमें हमें ध्यान रखना है कि वो डॉक्यूमेंट टेम्पर्ड ना हो, उनमें किसी भी तरह की कोई ओवर राइटिंग, वाइटनर का यूज या कुछ कटिंग किया हुआ डॉक्यूमेंट ना हो, इसमें कि ये लगे कि ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था उसको कुछ इसमें मैनिपुलेशन किया गया है। तो टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन हमको यूज नहीं करने हैं। आप जब अपने सिस्टम पे काम कर रहे हो तो सिस्टम में काम करते समय जब आपके सिस्टम पे जो भी लोग आपके यहाँ पे आते हैं, तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए जो कि इलीगल है। जो लोग आपके यहाँ पे आ रहे हैं या जो आपके यहाँ काम करने वाला स्टाफ है वो कुछ इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जो कि सस्पिशियस लगे। तो इस चीज़ का आपको विशेषता ध्यान देना है। आपका सॉफ्टवेयर जो भी यूसीएल सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कराया गया है उसी के माध्यम से आपको आधार अपडेट करना है, और ये ध्यान रखना है कि आपके यूसीएल सॉफ्टवेयर में जो सर्विसेज आ रही है साथ में जो सर्विसेज आपको बताई गई है। कभी कभी क्या होता है सर्वर में बग, सॉफ्टवेयर में बग के कारण कुछ एडिशनल ऑप्शंस, जैसे आप लोग अभी न्यू एनरोलमेंट नहीं कर सकते, जो आपको बताया गया है यूसीएल से हम लोग जो जिस चीज़ के लिए ऑथराइज हैं वो केवल मोबाइल नंबर, मेल आईडी, एड्रेस और साथ में डॉक्यूमेंट अपलोड,
इसके अलावा कभी भी अगर आपके सॉफ्टवेयर में न्यू एनरोलमेंट है, बायोमेट्रिक अपडेट है या नेम करेक्शन है, टीओबी है, इस तरह के कुछ ऑप्शंस अगर शो करने भी लगते हैं ना, तो उनका आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखें। आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बताएंगे हमारे, या हम लोगों से संपर्क करेंगे अगर इस तरह की कुछ भी ऑप्शंस आपके सिस्टम में, आपके सॉफ्टवेयर में दिखाई देने लग रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि वो ऑप्शन आ रहे हैं तो आप उसका यूज करने लगते हैं, क्योंकि हम उस सर्विस के लिए अब ऑथराइज नहीं है। हम नया आधार नहीं बना सकते, हम बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कर सकते, हम टीओबी नेम करेक्शन नहीं कर सकते। तो उस सर्विस का हमें बिल्कुल भी अपने यूसीएल सॉफ्टवेयर के माध्यम से जितने भी वीएलई भाई हमारे यूसीएल में ऑनबोर्डेड है उनको काम नहीं करना है। इसका विशेष ध्यान रखें। आप अपने सेंटर पे जो यूआईडीआई की हेल्पलाइन है 1947, मेल आईडीज हैं help@uidi.gov.in, इसके अलावा वेबसाइट है आधार डाउनलोड करने के लिए या उसका स्टेटस चेक करने के लिए, ये अपने सेंटर पे जरूर डिस्प्ले करके रखें। इससे क्या है, आपको दो फायदे होंगे। एक तो रेजिडेंट को आप ये चीजें जब बताकर अपने सेंटर से भेजोगे तो उसको भी लगेगा कि हाँ, ये जो ऑपरेटर या फिर जो सेंटर संचालक है वो काफी हेल्पफुल है। और आप उनको ये भी बताएं कि आपने जो ये काम कराया है, हम केवल यहाँ पे एनरोलमेंट सेंटर हैं, हम नामांकन कर रहे हैं आपका, हम ये गारंटी नहीं लेते हैं। एज पर गाइडलाइन हमने जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंट को चेक करके आपको एनरोल किया है, और एनरोल करने के बाद में जो जारी करता जो यूआईडीआई है, वो अथॉरिटी है, वो आधार जनरेट करती है, जिसका मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है 90 डेज, अप टू 90 डेज लगता है। आपका हो सकता है लग से पहले भी हो सकता है, और उसमें समय भी लग सकता है। कई बार एप्लीकेशन जो आप एनरोलमेंट करते हो वो रिजेक्ट भी हो जाते हैं, तो उनको बताएं कि ये 1947 या जो ये मेल आईडी है, इस पर आप अपना कॉल करके या मेल करके अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, या कुछ भी और आपको डिटेल में जानकारी लेनी है तो वहां से वो पता कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपके यहाँ को बार बार आके डेली नहीं पूछेंगे स्टेटस। ठीक है, क्योंकि आजकल सभी स्मार्टफोन चलाते हैं और सभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो इतना अवेयर नहीं रहेंगे। अगर आप उन्हें बता के भेजेंगे तो जो बार बार आके यहाँ पूछते हैं, नेसेसरी का फुटफॉल है या फिर लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो उस चीज से आप बचेंगे और रेजिडेंट अपने घर बैठ के ही उसकी जानकारी ले पाएगा। अब कुछ एक पेनल्टी और एरर के बारे में जो मैं आपको बता रहा था कि हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे, तो उस पर बात कर लेते हैं कि किस तरह के एरर्स हम लोगों से होते हैं काम करने के दौरान। बेसिकली हम लोग अब एड्रेस अपडेट, मोबाइल नंबर, मेल आईडी जो भी कर रहे हैं, तो उसमें डेमोग्राफिक एरर या डॉक्यूमेंट एरर, डॉक्यूमेंट केवल जो है आप लोग जो काम कर रहे हैं उसमें एड्रेस प्रूफ लगाते होंगे, आप एड्रेस ही चेंज कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट एरर या फिर डेमोग्राफिक जो एरर होते हैं वो किस तरह के होते हैं। जेंडर मिसमैच, जैसे कई बार क्या है जो फोटो है, फोटो से वो लग रहा है कि फीमेल है लेकिन उसमें मेल कर दिया गया है, तो इसलिए वहां पे जेंडर मिसमैच पे वो डेमोग्राफिक एरर काउंट होता है। डीओबी मिसमैच मतलब डीओबी भी आदमी की फेस से चेक की जा सकती है कि उसकी एज कितनी होगी। तो इस तरह के जो एरर थे वो हो जाते थे हम लोगों से। हालांकि अब हम लोग टीओबी नहीं कर रहे हैं अपने यूजुअल सॉफ्टवेयर के माध्यम से। एज मिसमैच हो गया, एज हो गया, वो भी उसमें जाता है। नेम, एड्रेस, एड्रेस और नेम में कुछ डेमोग्राफिक एरर किया हमने, नाम कुछ और था, डॉक्यूमेंट में हम कुछ और ऐड कर रहे हैं या एड्रेस कुछ और कर रहे हैं। पुअर क्वालिटी, जो डॉक्यूमेंट लेके आए हैं वो मतलब वो उसकी क्वालिटी बहुत खराब है, उस तरह के एरर्स। रिलेशनशिप मिसमैच, रिलेशनशिप मतलब जो आप लेके आए डॉक्यूमेंट का प्रूफ, उसमें रिलेशनशिप कुछ और था, आप कुछ और शो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह के जो एरर्स थे वो डेमोग्राफिक एरर में रहते हैं। इसके अलावा यूज ऑफ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, एब्यूजिंग लैंग्वेज, मतलब कुछ इस तरह की अभद्र भाषा। मतलब हम लोग जब भी अपने सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं तो वहाँ पे कुछ एंट्री करते समय एड्रेस वाले पार्ट में या नाम वाले पार्ट में कुछ इस तरह की लैंग्वेज वहाँ पे एंट्री करते हैं हम सॉफ्टवेयर में, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है या फिर अनपार्लियामेंट्री है, तो उसको यूज नहीं करना है, हमें ध्यान देना है इस चीज का विशेषतः। डॉक्यूमेंट एरर, डॉक्यूमेंट एरर दो तरह के होते हैं, DOE1, DOE2। DOE2 एरर जिसमें कि पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट लेके रेजिडेंट आया है वो रीडेबल नहीं है, वो पेपर उसका जो है बहुत ज़्यादा रफ हो गया है, या उसमें जो एंट्री है वो पढ़ने में नहीं आ रही है, बिल्कुल जो है डैमेज कंडीशन का है, तो वो पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। डॉक्यूमेंट नॉट एज पर अप्रूव्ड लिस्ट, आप लोगों को डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कराई गई है, यूआईडी के पोर्टल पे भी वो अपडेटेड लिस्ट मौजूद रहती है, आप लोग अपने सेंटर पे जरूर डिस्प्ले करके रखें। और जो भी डॉक्यूमेंट, क्योंकि अब आप एड्रेस अपडेट ही कर रहे हैं, तो एड्रेस अपडेट वाली लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं केवल वही डॉक्यूमेंट्स को आपको यूज कर एड्रेस अपडेट करना है।
अदर देन यूआईडी अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट यूज नहीं करना है। डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच, जैसे कई बार क्या है डॉक्यूमेंट रेजिडेंट लेके आता है, उसके एड्रेस वाले पार्ट में कुछ और लिखा है और हम कुछ और एंट्री कर देते हैं, तो ये डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच हो जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट है उससे जो आप डेमोग्राफिक डिटेल सॉफ्टवेयर में एंट्री किए हैं वो कुछ डिफरेंट हो रही है, चेंज है। स्कैन डॉक्यूमेंट नॉट ओरिजिनल, आपको स्कैन जो डॉक्यूमेंट करने होते हैं वो ओरिजिनल ही स्कैन करना होता है, जीरोक्स या फिर जो फोटोकॉपी इसको बोलते हैं वो स्कैन नहीं करने होते हैं, तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही स्कैन करें। डॉक्यूमेंट नेम मिसमैच, आप कई बार जो है डॉक्यूमेंट में जो नेम है वो मिसमैच रहता है, तो वो भी डॉक्यूमेंट नेम मिसमैच में जाएगा। डॉक्यूमेंट, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट एरर 1। ये डॉक्यूमेंट एरर जो एरर टाइप 1 है, ये बहुत बड़े एरर्स होते हैं। फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट फ्रॉड है, मतलब अगर बात करें देखने से ही वो लग रहा है कि ये डोमिसाइल गलत तरीके से बना हुआ है, जन्म प्रमाण पत्र गलत तरीके से बना हुआ है, या कोई भी और डॉक्यूमेंट लेके आया है रेजिडेंट, जिसको कि चूंकि अभी ज़्यादातर डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन वेरीफाई किया जा सकता है, तो वो ऑनलाइन जो भी वेबसाइट है जिसपे कि सत्यापन या वेरिफिकेशन किया जाता है उस पर वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, तो वो फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में जाएगा। मिसिंग डॉक्यूमेंट, मिसिंग डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी का एड्रेस अपडेट किया, तो एड्रेस वाले पार्ट में जो आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करना था उसकी जगह पे आपने प्लेन डॉक्यूमेंट स्कैन कर दिया, या डॉक्यूमेंट स्कैन ही नहीं किया, तो वो मिसिंग डॉक्यूमेंट में चला जाएगा। डिटेल टेम्पर्ड, जो डेमोग्राफिक डिटेल है डॉक्यूमेंट में लिखी हुई एड्रेस वाले पार्ट में, उसके साथ में कुछ टेम्परिंग की गई है, कटिंग है, ओवर राइटिंग है, वाइटनर लगा है, तो ये जो है टेम्परिंग में चला जाएगा। ह्यूमन फोटो मिसिंग, जो डॉक्यूमेंट आप लोग यूज कर रहे हैं, जैसे आईडी प्रूफ है, तो आईडी प्रूफ में फोटो जरूरी है, तो फोटो वहाँ पे अगर नहीं है तो फिर वो जो डॉक्यूमेंट एरर 1 में जाएगा। और चूंकि आप लोग बोला गया है कि जितने भी आईडी प्रूफ्स होते हैं तो उनमें फोटो जरूरी होता है, तो इसलिए ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एरर के हिसाब से कैटेगराइज की गई हैं। ये जितने भी एरर्स हैं इनके बिहाफ पे पेनल्टी भी इम्पोज होती है, साथ में सस्पेंशन भी रखा गया है। यूआईडी अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स या नंबर ऑफ एरर्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं तो उस पर सस्पेंड भी करता है और साथ में पेनल्टी भी इम्पोज होती है। जो एरर्स थे उसके बिहाफ पे पेनल्टीज पे हम लोग बात कर लेते हैं। जो डेमोग्राफिक एरर्स हैं या फिर डॉक्यूमेंट एरर 2, डॉक्यूमेंट एरर टाइप 2 है, तो उस पर पर पैकेट 1000 रुपये पेनल्टी लगती है। अगर आपके जो एरर हैं वो DOE 2 कैटेगरी के हैं तो 1000 रुपये पर पैकेट पेनल्टी इम्पोज होती है। DOE 1, जिसमें कि मैं आपको बता रहा था कि फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट है या बड़े एरर्स हैं, मिसिंग डॉक्यूमेंट है, प्लेन पेपर स्कैन करना, डॉक्यूमेंट के साथ में टेम्परिंग है, वाइटनर का यूज करना, कटिंग करना, ओवर राइटिंग करना, तो इस तरह के जितने भी एरर्स हैं वो डॉक्यूमेंट एरर 1 की कैटेगरी में आते हैं और उसमें 10,000 रुपये पर पैकेट पेनल्टी इम्पोज होती है। और जो हम लोग बात कर रहे थे एब्यूजिंग लैंग्वेज या फिर अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, अभद्र भाषा, जो है हम लोग कई बार देखा गया है कि कुछ एक एनरोलमेंट में, ये यूसी पोर्टल के कुछ एक सैंपल है, भी आगे मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगा अभी किस तरह की यूज होती है वो लैंग्वेज। सॉरी, तो उसके ब्याह पे 1000 रुपये पर पैकेट पेनल्टी है। यूआईडी सॉफ्टवेयर आप लोग जो भी यूज कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर के साथ में किसी भी तरह की कोई भी टेम्परिंग करते हैं, बाईपास नाम आप लोगों ने सुना होगा, सॉफ्टवेयर बाईपास, इस तरह की जो कैटेगरीज हैं उसमें 1000 रुपये पर मशीन पर ऑपरेटर पेनल्टी लगती है। ओवर चार्जिंग हो गया, इस तरह की जो करप्शन वाली कैटेगरीज हैं, प्रैक्टिस में जो इन्वॉल्व पाए जाते हैं, तो उस पर 50,000 रुपये पर ऑपरेटर पेनल्टी लगती है। तो ये मैं आपको कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे अभी जो बता रहा हूँ ये चीज़ें, इससे कोई मेरा पर्पज़ ये है कि भाई मैं पेनल्टी एरर्स के बारे में बता रहा हूँ। इसका पर्पज़ केवल इतना सा है हमारा कि जो भी गलतियाँ हमसे हो रही हैं वो गलतियाँ हम लोग ना दोहराएं, ठीक है। क्योंकि हमारे बिजली भाई ने बहुत अच्छा काम किया है और हम लगभग 10 साल से यूआईडी के साथ जुड़े हुए हैं। आपके माध्यम से ही हमने इतने नंबर्स किए और अच्छा काम भी हम करते हैं, तो कुछ गलतियां भी हमसे हो जाती हैं। तो हमारे नंबर्स इतने ज़्यादा होते हैं, हम इतने नंबर्स में हमारा जो है वो है, जैसे यूसीएल पे बात करें तो हमारे 5000 से ज़्यादा यूसीएल बीएलई यूपी में काम करते हैं, उत्तर प्रदेश में। पैन इंडिया लगभग 17-18 हज़ार यूसीएल बीएलईज हैं। तो हम काम भी ज़्यादा करते हैं तो हमारी गलतियाँ भी ज़्यादा दिखती हैं। तो हमें कोशिश करना है कि हम अपनी गलतियों को मिनिमाइज करें, और मिनिमाइज हम अपनी गलतियों को आपके माध्यम से ही कर पाएंगे। इसीलिए हम समय समय पे इस तरह के लाइव सेशंस आपके साथ में डिस्ट्रिक्ट वाइज
डीसी के माध्यम से फिजिकल आपके साथ में डिस्ट्रिक्ट पे आकर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मेयर्स है वो भी आपसे मिलते होंगे तो बताते होंगे इन चीज़ों को, वो आगाह करते रहते हैं कि इस तरह की गलतियां हमसे ना हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट लेने को लेके हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर गलत लेते हैं तो फिर उस पर भी सस्पेंशन है, आईडी सस्पेंड होती है और पेनल्टी भी जो मैंने आपको भी दिखाया वो पेनल्टी भी इम्पोज होती है। तो इस तरह की गलतियां ना ओवरचार्ज ना करें बिल्कुल भी। जो 50 रुपये निर्धारित शुल्क है डेमोग्राफिक अपडेट का वही हमें रेजिडेंट से लेना है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान देने हैं अपने यूएसएल सॉफ्टवेयर पे काम करते समय। जो सॉफ्टवेयर आपकी जिस लैपटॉप में आपको रजिस्टर किया गया, आपने फर्स्ट टाइम जिस पे काम किया है उसी पे आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपके सॉफ्टवेयर में अगर कुछ दिन कमी आ गई तो आप सोचते हैं कि मेरे 2-3 किलोमीटर या मेरे रिलेशन में कोई और है जो यूएसएल पे काम कर रहा है, मैं उसमें लॉगिन करके काम करूँगा। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अपनी मशीन में ही जिस पर आप ऑथराइज हैं काम करने के लिए उसी पे अपना लॉगिन करके काम करना है। किसी भी रेजिडेंट का आपको आधार का जो भी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी अपने सेंटर पे आधार की नहीं रखनी है। आप चूंकि अब सन ऑफ डॉटर ऑफ वाली जो फील्ड है वो खत्म कर दी गई है, अब केवल केयर ऑफ ही यूज करते हैं, तो केयर ऑफ ही आपको यूज करना है जब आप सॉफ्टवेयर में किसी का एनरोलमेंट या अपडेट करते हैं। HOF बेस्ड जो भी एनरोलमेंट होते हैं उसमें आपको आधार स्कैन नहीं करना होता है, आधार अटैच नहीं करते हैं। HOF बेस्ड एनरोलमेंट के लिए आधार नंबर लेते हैं, आधार नंबर के बिहाफ पे एक डिक्लेरेशन है, वो डिक्लेरेशन को आप लोग जो भी हेड ऑफ द फैमिली है वो दे रहा होता है, उस डिक्लेरेशन को आप अटैच करते हैं, ना कि आधार कार्ड अटैच करना है। कुछ केसेस में देखा गया है HOF बेस्ड एनरोलमेंट में हम लोग जो है आधार कार्ड को स्कैन करते हैं, वो नहीं करना होता है। मोबाइल नंबर, मेल आईडी हो गया, इसमें किसी भी तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं आपको लेना होता है। आप केवल अपना जो भी आधार एनरोलमेंट फॉर्म है रेजिडेंट से वो भरवाते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आता है कई बार, भी भाई पूछते हैं कि आधार एनरोलमेंट फॉर्म जो है अगर किसी का केवल मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हैं तो पूरा भरना जरूरी है क्या? तो देखिए, आप अपडेट का काम कर रहे हैं तो अपडेट में सबसे पहला कैटेगरी तो आपको आधार नंबर जरूर डालना होता है, जिस डेट में एनरोलमेंट हो रहा है वो भरना है, नाम भर दें उसका और मोबाइल नंबर भर दें। ठीक है, एड्रेस अपडेट कर रहे हैं तो एड्रेस अपडेट है या मोबाइल नंबर मेल आईडी है तो वो भरें आप। फील्ड अगर आप ज़्यादा भर देते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आप अपडेट कर रहे हैं, अब मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हैं, मोबाइल नंबर ही अगर आप एनरोलमेंट फॉर्म में नहीं भरेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो भी अपडेशन कर रहे हैं वो वाली फील्ड्स जरूर भरें, आधार नंबर, रेजिडेंट का नाम। ठीक है, इसके अलावा जैसे कुछ एक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ दोनों में यूज होते हैं या टू साइडेड होते हैं। जैसे आप बात करें वोटर आईडी है, तो वोटर आईडी वाले में केस में क्या होता है, फ्रंट वाले में उसका फोटो और आइडेंटिटी रहती है, उसका नाम है, उसका उम्र रहती है। ठीक है, लेकिन जो बैक पोर्शन है उसमें एड्रेस रहता है। अगर हम वोटर आईडी को एड्रेस में यूज कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस में यूज कर रहे हैं और उसका बैक पोर्शन स्कैन नहीं करेंगे तो फिर वोटर आईडी को एड्रेस प्रूफ में लेने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट जिनका एड्रेस वाला पार्ट उसके दूसरे वाले भाग में है या दूसरे हिस्से में है तो वो वाला पेज जरूर स्कैन करेंगे आप। मेन पेज के साथ साथ एड्रेस वाला पोर्शन जरूर स्कैन करेंगे, तभी वो POA में लगाने के लिए वैलिड है, नहीं तो उस डॉक्यूमेंट का कोई मतलब नहीं होगा। एक विशेष अपडेट आप लोगों को सबको देनी है, जितने भी हमारे यूजर सॉफ्टवेयर पे VLE भाई काम कर रहे हैं, आप लोगों को एडिशनल कोई भी वेरीफायर रखने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोगों ने आपको ग्रुप में भी अपलोड किया है। आप जितने भी VLE भाई इस फेसबुक लाइव सेशन को देख रहे हैं, मैं इसमें आपको ये अपडेट देना चाह रहा हूँ कि जितने भी VLE भाई अभी तक अगर आप कोई भी, जो हम लोग एक पार्ट था कि वेरीफायर आपको हायर करना हुआ करता था, कोई भी ABC ग्रेड तक का रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, तो उसको अब आपको अपने साथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही काम कर रहे हैं तो आप खुद ही अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें, और साथ में जो एनरोलमेंट फॉर्म है जहाँ पर वेरीफायर का सिग्नेचर या स्टैम्प का जो कॉलम रहता है या ऑप्शन रहता है, वहाँ पर आपको अपना ही सिग्नेचर करना है। स्टैम्प अगर आपकी है सेंटर की बनी हुई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन सिग्नेचर जरूरी है। आप सिग्नेचर खुद के करेंगे वहाँ पे, और अगर स्टैम्प नहीं है आपकी अपनी बनी हुई तो उससे कोई इशू नहीं है। सिग्नेचर वेरीफायर वाले जो भी पोर्शन है वहाँ पर आपको खुद ही करना है। अब आपको वेरीफायर से सिग्नेचर कराने की जरूरत नहीं है या डॉक्यूमेंट किसी और से वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है। अब जो जैसे बात कर रहे थे कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज किस तरह से यूज होती है, क्या किस तरह का जो QC पोर्टल है, QC टीम चेक कैसे करती है उसको,
भाई हमने सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर बंद पे डाला है, आप लोगों ने कोई भी डिटेल उसमें एंट्री की, सबमिट कर दिया और वो सबमिट हो गया, तो आपको लगता है कि उसमें कुछ भी हम लोग लिख देंगे और वो सबमिट हो जाएगा और आधार जनरेट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अब 100% क्यूसी होती है। जितने भी आप अपडेशन कर रहे हो, एनरोलमेंट कर रहे हो, उसका क्यूसी टीम, यूआईडीआई की जो क्यूसी टीम है वो 100% क्यूसी करती है। ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है, आप लोग वो ये आपस में कंपेयर करते हो या फिर हम लोगों से बात करते हो कि सर वो हमने अभी अपडेट किया, वो रिजेक्ट हो गया या फिर अपडेट हो गया, हाँ हमसे ऐसा हो गया था, हमारी आईडी तो सस्पेंड नहीं हो जाएगी। तो आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट ये भी देनी है कि 100% जो क्यूसी वाला पार्ट है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग पार्ट भी है, उसमें कई बार समय लगता है, 2-3 महीने तक जो है, इसीलिए 90 डेज का टाइम पीरियड यूआईडीआई ने रखा है क्यूसी का। ठीक है। जो क्यूसी है वो 90 डेज तक उसमें समय लगता है और आधार जनरेशन में भी समय लगता है। ठीक। तो आप लोग ऐसा ना समझें कि मैंने आज कोई अपडेट किया, मेरी तो आईडी सस्पेंड नहीं हुई तो इसका मतलब वो ठीक है, वो चल गया। इस चीज को हम लोग अपने माइंड में नहीं रखेंगे, क्योंकि हो सकता है हमने जो आज एनरोलमेंट किया उसकी क्यूसी में जो भी समय लगेगा, जब वो उसकी क्यूसी क्यूसी टीम करेगी, उसको देखेगा कि ये गलत था भाई, ये तो यूज नहीं करने थे वर्ड, या ये डॉक्यूमेंट जो है यूज नहीं करना था और ऑपरेटर ने यूज किया है, तो फिर वो एरर काउंट उसको करेंगे और उस ऑपरेटर आईडी पे जितने मैक्सिमम एरर काउंट के बाद में वो उस पर सस्पेंशन और जो पेनल्टी है वो उस पर इम्पोज होगी। तो इस तरह का देखिए, ये कोई ऑपरेटर है जिसने कि यहाँ पे ये उस तरह की लैंग्वेज का यूज किया है जो कि यूज नहीं करनी चाहिए। ये यहाँ पे एक बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ है, उसके साथ में टेम्परिंग की गई है, एडिटिंग की गई है। यहाँ पे ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है यूआईडीआई का, उसको जो है उसमें वाइटनर का यूज किया गया है, इसमें भी वाइटनर यूज किया गया है। यहाँ वाइटनर यूज करके कुछ एड्रेस वाले पोर्शन में चेंजेस किए गए हैं। यहाँ देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है यूआईडी का, कई बार एड्रेस ग्रुप में आप लोग यूज करते होंगे, कोई गजिस्ट्रेड ऑफिसर से करा के लाता होगा या ग्राम प्रधान का करा के लाते होंगे और उसके यहाँ पे आप एड्रेस अपडेट कर रहे हैं, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट की भी एक वैलिडिटी है। जो डेट ऊपर दी गई है वो इसीलिए दी गई है कि वो जिस डेट में वो करा के लाया है उसके 3 महीने के अंदर ही उसको अपडेट करा सकता है, और इस डेट में भी अगर किसी भी तरह का कोई वाइटनर कटिंग या ओवर राइटिंग होगी ना, तो ये भी टेम्परिंग में जाएगा। यहाँ देखिए मंथ में उसने कुछ टेम्परिंग करने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए यह यहाँ पे भी कुछ एडिटिंग की गई है वाइटनर लगा के, ये वाइटनरी का यूज किया गया है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये डॉक्यूमेंट है कोई, ये डॉक्यूमेंट इस तरह से स्कैन किया गया है, इसका डीपीआई या फिर स्कैनिंग जब भी जिस स्कैनर से की गई है वो रीडेबल नहीं है। ये जो पोर्टल है एक तरह से आप देखिए, जब क्यूसी करती है जो टीम, क्यूसी टीम है, उसको उसको जो भी आप डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हो उसको पोर्टल पे इस तरह का दिखता है। वो अगर उसको पढ़ने में नहीं आएगा क्यूसी टीम को तो वो रिजेक्ट करेंगे इसको, ये रीडेबल नहीं है डॉक्यूमेंट। यहाँ वाइटनर का यूज किया गया है, यहाँ पर भी जो है वाइटनर यूज करके जो है कुछ एडिटिंग करने की कोशिश की गई है। ये डॉक्यूमेंट है स्कूल लिविंग जो टीसी है या सर्टिफिकेट है, ये देखिए यहाँ पे ये वैलिड नहीं है जिस काम के लिए इसने यूज किया है। तो इस तरह का जो है डॉक्यूमेंट एज पर अप्रूव्ड लिस्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए इधर लेफ्ट पोर्शन में लिख के भी आया है डॉक्यूमेंट नॉट एज पर अप्रूव्ड लिस्ट। जिस काम के लिए ये डॉक्यूमेंट यूज किया गया वो डॉक्यूमेंट जो जिस काम के लिए यूज करना था उसके लिए वैलिड नहीं था। यहाँ पे आधार स्कैन किया गया है, आधार आप लोगों को पता है कि आधार स्कैन नहीं करना होता है, तो यहाँ पे आधार कार्ड किसी का यूज किया गया है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेलेक्ट किया और स्कैन किया है आधार कार्ड। तो ये चीज जो है आप लोगों को ध्यान देनी है कि हम लोग जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं वही स्कैन करना होता है। ठीक है। कभी भी ऐसा ना सोचें कि हम डॉक्यूमेंट कोई भी स्कैन कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, वो सबमिट हो जा रहा है, कंप्यूटर एक्सेप्ट कर रहा है, उसको कंप्यूटर एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन बाद में जब उसकी क्यूसी होगी, क्वालिटी चेक करेगी क्यूसी टीम, तो फिर उसमें वो रिजेक्शन में जाएगा। ये जो डिटेल है यहाँ पे जो भी लिखा है इसमें, जिसने ये इशू किया है, जो इशूइंग अथॉरिटी है, उसकी डिटेल इनकम्प्लीट है, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर नहीं पड़ा हुआ है। तो जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप यूज करते हैं, इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को आप बड़े लेवल पे यूज कर सकते हैं और आप करते होंगे, क्योंकि आप अब केवल एड्रेस अपडेट कर रहे हैं। तो एड्रेस अपडेट में आप इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं, HOF बेस्ड भी एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। लेकिन इस HOF बेस्ड फॉर्मेट हो गया या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया, इसकी भी आप सेंसिटिविटी को समझें।
इसमें 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं। एक तो ऊपर डेट, जो यूजिंग अथॉरिटी है जिसने इशू किया है, जिसने साइन किया है, उसके सिग्नेचर स्टैम्प और डेजिग्नेशन जो भी है उसका क्या है, कहाँ से कराया है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ये प्रॉपर उसकी डिटेल उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर ये डिटेल नहीं है तो फिर इसको जो है इनवैलिड माना जाएगा। और यही कन्फ्यूजन हम लोगों को कई बार होता है कि सर हमने ग्राम पंचायत वाले या ग्राम प्रधान वाले जो भी फॉर्मेट लगाए उससे हमारे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी कंप्लीट अपने आप में भरा हुआ होना चाहिए और साइन मोहर जो जिस तरह बताया गया लगाने के लिए वो लगी हो। ये यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, लेकिन उसमें हाथ से नाम लिख दिया गया है। वो ये चीज़ जो है थोड़ा सा ध्यान रखें। ये ई पासबुक है। पासबुक जो है बैंक से इशू की हुई जो होती है वो वैलिड होती है। ये डॉक्यूमेंट उसके अनुसार, लिस्ट के अनुसार नहीं है। आप लोग जो है वैलिड पासबुक जो भी नेशनलाइज बैंक हैं जिसपे हमारे बैंक मैनेजर्स जो हैं फोटो प्रमाणित करके स्टैम्प सिग्नेचर करके देते हैं, वो स्कैन करनी होती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है या डेट मिसिंग है, ये छोटी छोटी गलती हैं जो कि हम लोगों से होती हैं। अब HOF बेस्ड एनरोलमेंट, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। मैंने पहले भी अपने सेशंस में बताया है, इस चीज़ को आप बड़े लेवल पे यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप एड्रेस अपडेट कर रहे हो, एड्रेस अपडेट में इस डॉक्यूमेंट का यूज आप बड़े लेवल पे करिए। होता क्या है, जैसे ये उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा यूजेबल है। जैसे मान लीजिए मैं अपने घर का फैमिली का हेड हूँ, मेरी आज पोस्टिंग लखनऊ में है, मैं दिल्ली रहने लगा, मेरी पोस्टिंग वहाँ पे हो गई, मैं दिल्ली रहने लगा, मेरी फैमिली मैंने 6 महीने बाद अपना फैमिली में ले गया। मैंने अपना आधार कार्ड, तो मेरे पास में कुछ डॉक्यूमेंट थे या मैंने वहाँ पे अपनी कोई प्रॉपर्टी ले ली, मेरे पास में उसका रजिस्ट्री की डॉक्यूमेंट है, मेरे पास वहाँ पे अकाउंट है, बैंक अकाउंट हो गया, या कुछ और भी चीज़ें हैं जो मेरे अपने तो डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन मैं अपनी फैमिली को लेकर आया हूँ। मेरी वाइफ के डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, एड्रेस जिससे कि मैं चेंज करा पाऊँ, या मेरे बच्चों के डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे मैं अपना एड्रेस चेंज करा पाऊँ। अब मैंने अपना आधार दिल्ली का करा लिया है, तो HOF बेस्ड एनरोलमेंट या HOF बेस्ड जो भी एड्रेस अपडेट है उसको यूज करके, इस डिक्लेरेशन को यूज करके मैं अपनी फैमिली में अपने बच्चों के, अपने वाइफ के एड्रेस अपडेट करा सकता हूँ। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी ब्लड आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर हैं, जिसमें कि मदर, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, इस तरह की जो भी रिलेशनशिप में आपके लोग आते हैं, आप उनका भी एड्रेस अपडेट एज पर योर आधार, मतलब अपने आधार के अनुसार जो भी आपके एड्रेस है आपके आधार में, आप करा सकते हो, और भी अपने फैमिली मेंबर्स का। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यही है, क्योंकि इसमें आधार एक्ट के बारे में लिखा हुआ है कि आधार एक्ट के अनुसार अगर आप इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपका वो सही में रिलेशनशिप नहीं था, उसके बावजूद भी आप एड्रेस अपडेट कराने की कोशिश कर रहे हैं किसी और दूसरे थर्ड पर्सन का, तो फिर आप उसका तो रिजेक्ट होगा ही एनरोलमेंट, लेकिन साथ में आपका भी आधार सस्पेंड हो सकता है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है आधार एक्ट 2016 के अनुसार कि अगर आप इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट पास ऑन करेंगे और इस डिक्लेरेशन का यूज करेंगे तो आपका भी आधार सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए यूज करना है, और आप इसको यूज कर सकते हैं काफी बड़े लेवल पे। आप जो भी रेजिडेंट आपके यहाँ काम कराने आ रहे हैं उसको बताएं इसके बारे में, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को मैं समझता हूँ बहुत कम ऑपरेटर्स यूज करते हैं, और वो जो है दूसरे ऑप्शंस को यूज करने की कोशिश करते हैं। तो इसको ध्यान रखें कि अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम बड़ा सिंपली उसको बोल देते हैं कि भाई डोमिसाइल बनवा लो, कास्ट सर्टिफिकेट ले आओ। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप लोग बोलते हैं। अगर इन केस वो अपनी फैमिली मेंबर्स का कराने आया है, उसका खुद का आधार अपडेट है, तो उसको बताएं कि आपका आधार अगर अपडेट है और आप किसी और का करा रहे हो अपनी फैमिली में, तो आप अपने आधार के बिहाफ पे करा सकते हो। ये डिक्लेरेशन है, इसको भर के दे दीजिए। ठीक है, सभी जो भी इस सेशन को देख रहे हैं, इस 2-3 पार्ट में जरूर आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ, इस पर हमें ध्यान देते हुए काम करना है, जिससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो भी रेजिडेंट्स आ रहे हैं हम उसको सही जानकारी देके उसको सुविधाजनक तरीके से काम करेंगे तो उसको भी ठीक लगेगा। हाँ, हो सकता है वो काफी दिन से परेशान हो, उसकी वजह से उसका आधार अपडेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बाकी ये कुछ एक चीजें हैं, जब आप अपना काम कर रहे हो सॉफ्टवेयर पे तो आप ऑपरेटर सिंक करते हैं डेली। ऑपरेटर सिंक नहीं करोगे तो आप काम नहीं कर पाते हो। तो ऑपरेटर सिंक करते समय आपको सेंटर नेम में, जो भी हमारे यूसीएल भाई हैं, उनको अपने सेंटर नेम में CSC आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर ही भरना होता है। एड्रेस वाले पार्ट में आप कुछ भी भरिए। ये मैं जो आप ऑपरेटर सिंक करते हैं
कुछ बेसिक चीज़ें आपको काम करते समय जो प्रोसेस फ्लो है वो थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको सेंटर नेम में केवल CSC आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर ही भरना है। इसमें देखा गया है कई बार हम लोग जो भी हमारी शॉप है जैसे लक्ष्मी कंप्यूटर है, बालाजी कंप्यूटर, इस तरह का कुछ लिख देते हैं, तो वो नहीं लिखना है। या डिजिटल सेवा केंद्र लिख देते हैं, CSC आधार केंद्र लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखना है कुछ भी। सेंटर नेम में ऑपरेटर सिंक करते समय केवल CSC आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर भरना है। सेंटर एड्रेस में आप ऐड कर सकते हैं कुछ भी, उस एड्रेस से पहले आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी दुकान का नाम, अपनी आइडेंटिटी कुछ दे सकते हैं, लैंडमार्क भर सकते हैं। लेकिन सेंटर नेम में सभी BLE भाई जो भी हमारे यूसीएल पे काम कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आपको केवल CSC आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर ही भरना है। अपने सिस्टम में एंटीवायरस रखने की आपको कोई ऐसा आवश्यकता नहीं होती है। विंडो अपडेट और फायरवॉल हमेशा ऑफ रखें। विंडो अपडेट या फायरवॉल आप ऑफ नहीं रखेंगे तो विंडो अपडेट होने से कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी BLE भाई की कॉल आ रही है कि हमारा सॉफ्टवेयर ऑटो हाइड हो जा रहा है, काम नहीं कर पा रहे हैं हम, या आपका GPS कई बार काम करना बंद कर देता है, या आपकी सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस काम करना बंद कर देती है। तो विंडो अपडेट को आप ऑफ रखें, फायरवॉल को ऑफ रखें, क्योंकि जो नए नए अपडेट्स आते हैं हो सकता है उनकी वजह से आपकी जो भी हार्डवेयर आप यूज कर रहे हैं वो हो सकता है सपोर्ट करना बंद कर दे। ठीक है। इसके अलावा फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अब नेम, DOB, जेंडर, फोटो, बायोमेट्रिक ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। हम केवल मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, मेल ID और डॉक्यूमेंट अपलोड पर काम कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है, इसके अलावा अगर आपके सिस्टम में सर्विसेज आती भी हैं तो भी उस पर यूज़ नहीं करना है। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताइए, हम लोग को बताइए कि सर हमारे सिस्टम में ये ऑप्शंस आ रहे हैं, जिस काम के लिए हम ऑथराइज हैं वही हमको काम करना है। अपने सेंटर पे, सेंटर के बाहर और अंदर रेट लिस्ट जरूर लगा कर रखें। अपने रेजिडेंट जितने भी आते हैं, जिसका जो काम कर रहे हैं आप, उसका एक कस्टमर रजिस्टर जरूर बनाएं। रजिस्टर का फॉर्मेट जो आपको बताया हुआ है उसके अनुसार ही उसकी एंट्री करें। आपका सेंटर जब भी विजिट होता है, चाहे वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर विजिट करते हैं, हम लोग जाते हैं, या UIDAI से कोई ऑफिसर आता है, तो उसका सपोर्ट करें सेंटर चेकिंग के दौरान। ऐसा ना करें, कई बार देखा जाता है कि सेंटर बंद करके हम गायब हो जाते हैं, तो ये चीज़ें ना हो। या सेंटर चेकिंग के दौरान हमको मना करते हैं कि आप क्यों हैं, क्यों चेक कराएं हम आपका सेंटर। देखो, कुछ गलतियां अगर हम लोगों से हो रही होंगी तो उसको सही करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह का नहीं करना है, ओवरचार्ज बिल्कुल नहीं करना है। नहीं तो अगर इस तरह की कुछ इरेगुलरिटी या फिर डिस्क्रिपेंसी फील्ड से पाई जाती है तो आपकी ID बंद की जा सकती है। आपका यूसीएल तो बंद हो ही जाएगा, आपकी CSC ID भी बंद की जा सकती है। क्योंकि हम लोग जो है एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इसकी कुछ एक बेसिक कंप्लायंस है जो कि UIDAI ने बताई हुई है, और उसको हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम लोग मिलकर उसको फॉलो करें। उसका वॉल्यूशन अगर करेंगे तो उस पर जो भी एक्ट के अनुसार पेनलाइज करने की जो भी क्लॉजेस बने हुए हैं वो किया जा सकता है। आप अपना सेंटर डेली खोलें। कुछ एक हमने एनालिसिस किए हैं, डेटा एनालिसिस, कि कुछ BLE भाई जो है कुछ घंटे खोलते हैं या फिर महीने में 20-25 दिन में से केवल 10-15 दिन अपना सेंटर ऑपरेट करते हैं, या दिन में आप 8 घंटे नॉर्मल काम करिए। क्योंकि आप लोग एंटरप्रेन्योर हैं, आप जितना काम करेंगे आपका ट्रांजेक्शन बढ़ेगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है। आपकी कोई फिक्स सैलरी तो है नहीं। और ये यूसीएल सर्विस हम कुछ ही अपने जो सेलेक्टिव BLE हैं उनको ही दे पा रहे हैं, क्योंकि जो बैंक BC हैं उनको दे पाते हैं, और बैंक BC में भी हमारे को जो कुछ एक टारगेट निर्धारित है, हम उतने ही अपने यूसीएल सेंटर्स चला सकते हैं। तो आप लोगों से जो भी हमारे यूसीएल पे काम कर रहे हैं BLE भाई, सबसे अनुरोध है कि अपना सेंटर डेली ऑपरेट करें, अपना सेंटर डेली खोलें और उस पर पूरा मैक्सिमम समय देखें। आप सुबह 7 बजे से शाम को 8 बजे तक काम कर सकते हैं, तो पूरा समय दें अपने सेंटर पे। इससे क्या होगा, आपके कभी कभी सेंटर खोलेंगे ना तो उससे ट्रस्ट खराब होता है। ठीक है ना। क्योंकि फिर लोग आपके यहाँ पे जो काम कराने आते हैं ना, तो एक आदमी दूसरे आदमी को बताता है, माउथ पब्लिसिटी से जो चीज़ें फैलती हैं। और एक बार अगर आपके सेंटर का जो है अच्छी गुडविल हो गई तो फिर आपके ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, आपके यहाँ फुटफॉल बढ़ेगा। अभी भी हमारे पास में काफ़ी स्कोप है। 20 से 25% लोग ऐसे हैं जिनके आधार मोबाइल से आधार से लिंक नहीं है। जो आप लोग बोलते हैं, कई बार आपसे बात होती है या फील्ड पे हम लोग देखते हैं, ये फीडबैक आता है कि सर अब यूसीएल में सर्विस ही क्या रह गई है, हम लोग मोबाइल नंबर एड्रेस अपडेट कर पा रहे हैं। तो आप समझिए कि 20 से 25% के लोग ऐसे हैं जिनके मोबाइल नंबर लिंक ही नहीं है अभी भी आधार में। और इसके एग्जाम्पल्स हमने देखे, अभी सहारा स्कीम है, अभी स्कॉलरशिप है,
या राशन कार्ड जो वन फैमिली वन आईडी है, उसमें आप देख रहे हो कि इन सभी सर्विसेज में मोबाइल नंबर अगर लिंक नहीं है तो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, अपने आप को एनरोल नहीं करा पाते हैं। और ऐसी स्कीम्स आती हैं तो फिर भीड़ आपके सेंटर्स पे या फिर लोग कराने आने लगते हैं। तो इससे क्या निकल के आता है? इससे निकल के आता है कि लोग अभी भी अपने, काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोबाइल नंबर लिंक नहीं कराए हुए हैं आधार में। तो आप लोगों को बताएं, जागरूक करें, क्योंकि आप लोग बैंकिंग की सर्विसेज दे रहे हो, आप अदर भी सर्विसेज दे रहे हो। ऐसा नहीं जो काम कराने आ रहे हैं केवल उनका ही काम करेंगे आप, मोबाइल नंबर अपडेट या एड्रेस अपडेट। जो भी लोग आपके यहाँ सेंटर पे काम कुछ भी कराने आते हैं, आपके यहाँ पे जो सर्विसेज हैं उनके बारे में बताएं कि भाई आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक है नहीं है, आपका आधार में एड्रेस अपडेट है नहीं है। जो एक नया सर्कुलर यूआईडीआई जारी किया हुआ है पिछले 1 साल से कि डॉक्यूमेंट अपडेट होने हैं सभी लोगों की, दोबारा से अपलोड कराने हैं उनको आईडी एड्रेस में, उसके बारे में बताइए। ये सारी चीज़ें सर्विसेज अपने सेंटर पे डिस्प्ले करके रखिए कि भाई आपका आधार जो है कितना पुराना बना हुआ है। अगर आपने अपने आईडी एड्रेस प्रूफ अपलोड नहीं करा रखे हैं तो आप अपलोड करा लीजिए, नहीं तो हो सकता है आने वाले समय में आपके जो आप सरकारी स्कीम्स का लाभ ले रहे हैं या फिर ले सकते हैं वो आपको नहीं मिल पाए। तो ये चीज़ें अगर इस तरह से बताएंगे रेजिडेंट को तो वो जरूर कराएगा, ऐसा नहीं है। और जो उसके यूजर चार्जेस हैं 50 रुपये, वही निर्धारित शुल्क लें आप लोग। अपने सेंटर पे सीसीटीवी कैमरा, रेट लिस्ट, कस्टमर रजिस्टर, ये सभी चीज़ें लगा कर रखें। ये रेट लिस्ट है, आपको डेमोग्राफी अपडेट का 50 रुपये लेना होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड का ही 50 रुपये है, कलर प्रिंट आउट करके देते हैं किसी को तो 30 रुपये उसका चार्जेस देने हैं। आप ये रेट लिस्ट अपने सेंटर पर लगा कर रखें और निर्धारित शुल्क ही लें। ये हमारा कॉमन सर्विस सेंटर जो भी यूसीएल या बैंकिंग है तो उसका एक कॉमन ब्रांडिंग का फॉर्मेट है जो आपको ऑलरेडी शेयर्ड है। ये ब्रांडिंग का फॉर्मेट आप लोग बनवाकर अपने मेन फ्रंट सेंटर पर जरूर बड़ा इसको लगा कर रखें। कई बार हम लोग देखते हैं कि जो सीएससी सेंटर्स हैं उसमें ब्रांडिंग दिखती ही नहीं है, भाई जो दिखता है वही बिकता है। आप लोग फोटो कॉपी सेंटर और बहुत सारी चीजें हम देखते हैं लिखा रहेगा, जनसेवा केंद्र लिखा रहेगा बड़े से, लेकिन इस तरह से सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर, आधार की जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, बैंकिंग की सर्विस दे रहे हैं, तो वो ब्रांडिंग नजर नहीं आती है। तो प्लीज सभी से अनुरोध है कि ये जो कॉमन ब्रांडिंग का एक फॉर्मेट आपको दिया है, बैनर दिया गया है, इसको जरूर अपने सेंटर पर लगा कर रखें। ये रजिस्टर का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को आपको यूज करना है। इसके अलावा आप लोग कोई और फॉर्मेट यूज ना करें, और जितने भी कॉलम्स इसमें दिए गए हैं वो सभी कॉलम्स में आप रजिस्टर बनाकर मेंटेन करें। कई बार आप मोबाइल नंबर नहीं लिखते, मोबाइल नंबर इनकरेक्ट लिखते हैं या 4 डिजिट लिखते हैं, आधार नंबर लिख देते हैं। आधार नंबर किसी का भी आपको अपने पास में एंट्री करने की जरूरत नहीं है। इसमें रेजिडेंट का नाम, क्या काम कराया, क्या पैसा लिया, मोबाइल नंबर क्या था, उसके सिग्नेचर, उसको आपके यहाँ पे काम कराया तो उसको कैसा लगा, यहाँ पे उसका कोई सजेशन है तो वो ये कॉलम जरूर रखें, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हम लोगों को काम करना है। अगर ये सब चीजें हम ध्यान में रखते हुए काम करते हैं तो ये श्योरिटी है कि आपके यहाँ पे फुटफॉल बढ़ेगा और आप अच्छे से काम कर पाएंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी। यूसीएल सर्विस एक ऐसी सर्विस है जिसकी आपकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। हमारे यूपी में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव बीएलई हैं जो कि सीएससी की सर्विसेज डिलीवर करते हैं, लेकिन उनमें से केवल हम मात्र जो है 5,500 बीएलईज को ही यूसीएल की सर्विस दे पा रहे हैं। तो आप लोग समझिए कि आप कितने, मतलब 20% लोगों को भी हम नहीं दे पा रहे हैं ये सर्विस। आपको ये समझना होगा कि आप बड़े ही सिलेक्टिव बीएलईज में से हैं। 5% लोगों को ही लगभग हम ये यूसीएल की सर्विस से जोड़ पा रहे हैं। जो जितने भी हमारे एक्टिव बीएलईज हैं, अगर हम 1.25 लाख की बात करें तो लगभग 5% बीएलईज को ही हम ये सर्विस दे पाते हैं, क्योंकि उनमें से लगभग 20% बीएलईज हैं, लगभग जो भी 20-22 हज़ार हैं जो बैंक बीसी हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके अच्छे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो बैंकिंग पे भी अच्छे से काम कर रहे होते हैं, उनको ही हम यूसीएल सर्विस दे पाते हैं। तो ऐसा ना हो कि हम यूसीएल से एंगेज हो गए तो सीएससी की अदर सर्विसेज को छोड़ देते हैं। ये भी चीज़ें थोड़ा सा हम लोग ने एनालिसिस की है कि जो यूसीएल बीएलईज हैं वो बैंकिंग पे कम काम कर देते हैं या और सर्विसेज पे काम नहीं करते हैं। आप एक पूरा मॉल है जिसपे कि इस तरह की सर्विसेज हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा यूसीएल बीएलई सीएससी की लगभग 99% सर्विसेज को डिलीवर कर सकता है, क्योंकि आपके पास बैंकिंग भी है, आप आईआरसीटीसी कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज दे सकते हैं, आप इंश्योरेंस कर सकते हैं, आप पैन कार्ड बना सकते हैं, आप जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। लगभग सारी सर्विसेज हैं जो कि आप लोग कर सकते हैं। आप सीएससी ग्रामीण स्टोर के माध्यम से
ऑर्डर्स लगा सकते हैं। तो आप ये समझिए कि आप ये कह ही नहीं सकते कि मेरे पास में सर्विसेज नहीं है या मेरे पास में सर काम ही नहीं आ रहा तो मैं क्या काम करूं। ठीक है, तो अगर जो लोग काम नहीं कर रहे हैं या कम काम कर रहे हैं तो उसको जो है हम रिप्लेस भी कर रहे हैं। तो हम ये नहीं चाहते, क्योंकि आपका इसमें इंफ्रा लैपटॉप आपने खरीदा होगा स्टैटिक आई के लिए है, तो कुछ एक आपके खर्चे भी हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी वजह से आपका जो है यूजुअल सर्विसेज हम दूसरे बीएलई को रिप्लेस करें। तो आप सभी बीएलई भाइयों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीएससी की सर्विसेज को डिलीवर करें, और जो आपकी की सर्विस है यूसीएल, इस पे तो आपको काम करना ही है, साथ में बैंकिंग और सभी सर्विसेज को साथ में लेकर काम करना है, जिससे कि आपके यहाँ पे सेंटर पे फुटफॉल बने, आपकी इमेज बने और सीएससी की इमेज जो छवि है वो साफ रहे। तो आज की मुलाकात इस सेशन में जो भी बीएलई भाई इस सेशन को देख रहे थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नवल हमको जरा सा आप लोग हमारे नवल फेसबुक उत्तर प्रदेश पेज से बाद में भी देख सकते हैं, नवल क्योंकि उस पर ये सेशन हमेशा सेव रहता है। और ये मुलाकात से आज की मुलाकात सेशन हम लोग डेली किसी न किसी सर्विस को 4 बजे से करते हैं। तो जो भी बीएलई भाई इस सेशन को देख रहे थे सभी बीएलई भाइयों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वो जो गाड़ी खड़ी थी तो ठीक है, हम सोच रहे थे ना कि मंथ में मंथ चले, जो अमाउंट आपका है